देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीसीजी 175, बीपीसीजी 175, जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, खास तौर से इस सब्जेक्ट के लिए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो भाई मेरे इस बुक में टोटल 16 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं, और 16 के 16 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। लेकिन हम लोग खास तौर से उन्हीं चैप्टरों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, या जो आपके एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाई 16 के 16 चैप्टरों में से इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें से देखेंगे, जो आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, जो भाई हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा, मनोविज्ञान और मानव मन और शरीर में क्या संबंध होता है। ठीक है, यानी हमारा जो मन है हमारे शरीर के साथ उसका क्या संबंध है। और एक क्वेश्चन बनेगा भाई मनोविज्ञान, जिसमें हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति, दायरा और मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखा, यानी भारत में मनोविज्ञान यानी इंडिया में साइकोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन की हम लोग पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मन और शरीर का क्या संबंध है, यानी जो हमारा मन है और शरीर है उसका संबंध बताना। अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी भाई मेरे पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.4, मन और शरीर का संबंध बताना है। भाई अगर आप देखो मन और शरीर का किस प्रकार से हमारा संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो मन और शरीर का संबंध, देखो भाई जैसा कि मैंने पहले बताया कि मनोविज्ञान मानसिक कार्य प्रणाली और व्यवहार। देखो मनोविज्ञान का मतलब समझते हो क्या था भाई? मनोविज्ञान का मतलब होता कि भैया मनोविज्ञान क्या करता है, मन का अध्ययन करता है, यानी मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, यानी मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक जो गतिविधियां होती हैं उन्हीं का स्टडी या उन्हीं का जो अध्ययन है वही मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान आदमी के मन और शरीर का अध्ययन करता है, कह सकते हो। ठीक है, यानी मनोविज्ञान जो पूरा सब्जेक्ट है वो मानव की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मन और शरीर भाई दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं मनुष्य के। अगर आप देखो भाई, जो हमारा मन है और जो हमारा शरीर है, क्या भाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए जब हम मन और संबंधित मानसिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारे शरीर के संबंध को समझने की जरूरत है। भाई जब हम लोग मन के बारे में पढ़ते हैं या जब हम लोग मन का अध्ययन करते हैं तो शरीर को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसमें जैसे मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, रोग, ये सारी चीजें शामिल है ना। भाई हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर के बीच में संबंध है ना, ये दोनों एक दूसरे से पृथक होकर के काम नहीं कर सकते भैया। मन और शरीर एक जैसा ही होता है भैया। आपका जैसा मन होगा शरीर से आप वैसा फील करेंगे। भाई अगर आपका मन कह सकते बहुत सैड है तो शरीर भी आपका एक प्रकार से थका थका महसूस करेगा, समझ रहे हो। अगर आप मन से बहुत स्वस्थ हैं और मन में भैया आपके एनर्जी है तो आप कह सकते हैं अगर थक भी गए होंगे तो आपको कोई थकान वकान नहीं लगेगा। यानी मन और शरीर का क्या है, आपस में संबंध है। मन का प्रभाव शरीर पर भाई खूब पड़ता है और शरीर का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर के कोई काम नहीं कर सकते हैं भाई। मन और शरीर कह सकते हो कि एक साथ चलते हैं या एक साथ ही मन और शरीर क्या करता है, काम करता है। हमारे विचार, संवेग आदि से मिलकर मन हमारे शरीर के कामकाज और स्वास्थ्य को प्रभावित करता। भाई हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो चीजें होती हैं, वही तो हमारे शारीरिक कामकाज को चलाता है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करता है। इसीलिए शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य हमारे मन से पूरी तरह से जुड़े। भैया आपका शरीर कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीजें किससे जुड़ी होती हैं, हमारे मन से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य यानी शरीर, मानसिक स्वास्थ्य यानी मन, यानी दोनों का क्या है, आपस में गहरा संबंध है। अगर भैया मन थक गया तो शरीर थक जाएगा, अगर शरीर थक गया
तो मन थक जाएगा। समझ रहे हो? यानी मन और शरीर का क्या होता है, आपस में गहरा रिलेशन है और गहरा संबंध कह सकते कि हम लोगों को देखने को मिलता भी है। इस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के बीच में संबंध है। भैया अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुआ तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। यानी एक दूसरे जो है मन और शरीर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भाई अगर आप मन से खुशखुशाल हो, हैप्पी हो, तो आपका शरीर भी भैया दुगनी ऊर्जा में इस ऊर्जा भरी रहेगी। अगर आप भैया शरीर से थक गए हो तो आपका मन भी भाई मेरे 100% थक जाएगा। यानी मन और शरीर का क्या होता है, आपस में गहरा संबंध है। मानव कार्य प्रणाली में मन शरीर को निम्नलिखित देखे जा सकते हैं। यानी मन और शरीर को एक साथ हैं, मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग रह करके किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और शरीर का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर पड़ता है पूरी तरह से। यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक रोग या बीमारी नहीं है तो क्या इसका अर्थ है कि वह स्वस्थ है? भैया अगर आप मन से स्वस्थ हैं, अगर आपका मन खुश है, प्रसन्न है, तो आपका शरीर भाई 100% साथ देगा। अगर आप मन से स्वस्थ नहीं हैं, अगर आपके मन में कुछ भरा हुआ है तो भाई शरीर भी आपका क्या है, बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि मन अच्छा है तो आपका शरीर भी आपको भैया करेगा। यानी मन और शरीर का आपस में पूरा संबंध हम लोगों को क्या है, देखने को मिलता है। व्यक्ति को बीमारी और सत्ता से मिटाने के सक्षम के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई जैसे हमारा मन होता है वैसा हमारा शरीर। भाई मन क्या है, मन तो हमेशा चलायमान है। आपका मन कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन शरीर जिस चीज को सपोर्ट करेगा आप वही कर पाओगे। भाई मन तो बहुत कुछ करता है ना, मन करता है ये ले लूं, मन करता है वो ले लूं, मन करता है उसको पकड़ लूं, मन करता है उसके पीछे चला जाऊं, मन तो बहुत सारा करता है ना। लेकिन शरीर अगर आपका जिस चीज में साथ देगा वही काम पूरा हो पाएगा, ये भी है। ठीक है, मन और शरीर अलग अलग नहीं रह सकते हैं, अलग अलग काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव क्या है, हमारे मन पर पड़ता है भाई पूरी तरह से। भाई अगर आप मन में डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है, तो भैया आपको सिर दर्द हो जाएगा, पीठ दर्द हो जाएगा, गर्दन दर्द हो जाएगा। भैया अगर आप मानसिक रूप से अगर आपको अवसाद है, चिंता है, डिप्रेशन है, तो भैया आपके शरीर में दर्द होने लग जाएगा। यानी मन में चिंता, टेंशन आई और शरीर में दर्द उठना लग जाएगा। यानी इस प्रकार से कह सकते हो कि मन और शरीर का आपस में इतना गहरा संबंध हम लोगों को देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो मन और शरीर का गहरा संबंध है। और मनोविज्ञान जो है वह भी मन और शरीर का अध्ययन करता। मनोविज्ञानी जो मनुष्यों के मन का अध्ययन करता वही तो मनोविज्ञान है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर यानी आप लोग कह सकते हैं कि मानव स्वभाव का जो अध्ययन करता है वही हमारा मनोविज्ञान है। और खास तौर से हम यहाँ पर मनोविज्ञान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन यापन में हम मनोविज्ञान का क्या कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं और कैसे इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। भाई मन और शरीर दोनों आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे से कह सकते हैं पूरक हैं। ठीक है, मन अगर आपका जैसे रहेगा शरीर आपका वैसे होगा। अगर आप मन में डिप्रेशन है, चिंता है, तो भैया शरीर भी आपका थका हुआ महसूस करेगा, शरीर में दुनिया भर का दर्द उठेगा। अगर आपका शरीर शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो भाई मन भी आपका अस्वस्थ हो जाएगा, उसका भी मन कुछ नहीं करेगा। ये भी होता है कि अगर शारीरिक रूप से भैया अगर तुम बीमार हो गए हो, शारीरिक रूप से तुमको दर्द है, तो मन भी तुम्हारा कोई साथ वात नहीं देगा, तुमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ये होता ही है। ठीक है, तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है। आप इसको समझ सकते हैं। यानी दोनों क्या हैं, आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी एक प्रकार से कहते हैं गुथे हुए हैं भाई मेरे। ठीक है, मन और शरीर हमारा इतना रहता। तो मन और शरीर वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई मेरे दूसरा क्या रहेगा, आत्म एवं अनन्यता के विकास। अगर इसमें मैं बात करूं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेगा,
आत्म और अनन्यता के संप्रत्यय, यानी आत्म संप्रत्यय जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर में अगर मैं बात करूं बहुत पूछा भी गया है। आत्म संप्रत्यय पूछा गया जगह, अगर मैं बात करूं, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो अगर आप देखेंगे ना, आत्म संप्रत्यय या आत्म रक्षता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आए, देखो दिखाए ना। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को करते हैं, जो आत्म संप्रत्यय यानी आत्म अनन्यता और संप्रत्यय का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आया भी, और बेसिक तौर से अगर आप इसको समझेंगे तो आप एग्जाम में भी लिख पाएंगे। देखो, आत्म एवं अनन्यता के संप्रत्यय, देखो जब हम आत्म पर चिंतन करते हैं, जब हम आत्म को अनुभव करते हैं तो हम आत्म को के बारे में जागरूक होते हैं। यानी जब कह रहे हैं भाई, जब हम आत्म के बारे में चिंतन करते हैं या अध्ययन करते हैं तो हम आत्म को बारे में जागरूक, आत्म जागरूकता और कर्तव्य को लगा करके विकास होने का बोध होता। आत्म मतलब यानी भैया खुद को जानना, खुद को समझना, खुद के कर्तव्यों, या जब भाई हम खुद को जानते हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, तभी तो भाई हमारा विकास होता है ना। जो व्यक्ति विभिन्न वातावरण में अभ्यस्त होने पर कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है और आत्म भी आकार प्राप्त करता है। आत्म में चिंतन अनुभव करने वाला, मैं और चिंतन का अनुभव करने वाले विषय में अहम दोनों शामिल है। मैं ज्ञाता है और अहम अज्ञ है, यानी अहम में मैं और कौन का हिस्सा है, जिसमें व्यक्ति के विचार, जरूरत, भावना, दृष्टिकोण, मूल्य शामिल है। यानी आत्म का मतलब होता है कि भाई आत्म में क्या होता कि मैं भी शामिल है और कौन भी शामिल है। आत्म का है कि भैया खुद के विचारों का, खुद की जरूरतों का, खुद की भावनाओं का, खुद के मूल्यों का, खुद के दृष्टिकोणों में शामिल होना। अहम पहलू पल पर बदलता है, यानी अहम तो व्यक्ति का बदलता रहता ना भाई, किसी का अहम अभी कुछ है, अभी कुछ है। उदाहरण के लिए, जब हम सफल होते हैं तो हमें लगता कि हम सक्षम हैं, लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें लगता कि हम अच्छे नहीं हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा भाई ना, कि अगर तुमको उम्मीद के अनुसार रिजल्ट मिल गया तो तुमको लगेगा कि मैं बहुत सफल हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत सक्षम हूं, ऐसे लगेगा। और भाई जिस दिन मान लो रिजल्ट तुम्हारा ठीक नहीं आया, गड़बड़ा गया, तो उस दिन तुमको लगेगा भाई मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं कर पाता हूं। यानी आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो में चला जाएगा, भाई गर्त में चला जाएगा। होता है ना कि जब हमें सफलता मिलती है तो हमारा जो आत्म है, आत्मसम्मान है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भैया बहुत बढ़ जाता है आत्म। लेकिन मान लो अगर हमें सफलता नहीं मिली, हमारे मन मुताबिक कोई रिजल्ट नहीं रहा, तो क्या होता है कि भाई हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल क्या है, पूरी तरीके से डगमगा जाता है, या कह सकते गिर जाता है। आत्म हमेशा स्थिर होता है और परिणाम या सदैव अपने संदर्भों को दर्शाता है। यानी आत्म हमेशा क्या भैया, स्थिर होता है। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं के साथ साथ आत्म भी यह शामिल है कि दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। भैया हमारा मन, हर व्यक्ति के मन में होता ना भैया, अपने बारे में जो सोचता हूं, दूसरे के बारे में क्या सोचता हूं, ये तो हर कोई व्यक्ति क्या है, इस चीज को जानना चाहता है ना। तो हम आत्म के प्रति जागरूक और बोध के साथ पैदा होते। भैया हर व्यक्ति अपने आप को जानता, अपने शरीर को जानता, अपने मन को जानता। शिशु सीखता है कि वह अपनी पैर जितनी जोर से मारता है, पालना उतना तेजी से चलता है। नवजात शिशु चेहरों पर विशेष मुस्कान, रुचि दिखाते हैं और चेहरे को अभिव्यक्त करते हैं, तो उनको पता चलता है। तो आत्म के जरिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं, चीजों को जानते हैं। ठीक है, और भाई आत्म के जरिए हम चीजों को महसूस करते हैं। और जब हम उसको, किसी चीज को आप करके देखते हैं ना, जैसे आपने, छोटा बच्चा है तो भाई खिलौने को मारेगा, खिलौना चल पड़ा तो उसको पता है खिलौना ऐसा चलेगा। तो आत्म करके यानी हम लोग स्वयं किसी चीज को करते हैं और चीज अगर हो जाती है तब हमें चलता कि हाँ भाई ये चीज जो है ये ऐसे है वैसे है, हमारे जरिए हो रही। आत्म मतलब खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को जानना, यही क्या है, हमारा आत्म है। हम सदैव आत्म जागरूक तरीके से काम, कई बार हमेशा नहीं, आत्म जागरूक व्यक्ति हमेशा नहीं। हमारा बहुत सारा जीवन अनायास ही चला जाता है। जब हम बारिश में खुशी से नाचते हैं तो किताब में डूबे हुए महसूस करते हैं, मित्रों के साथ मस्ती करते हैं। इससे ज्यादातर अवसरों पर
हमें अपने ध्यान के विषय में ध्यान नहीं रहता है। कई बार भैया हम आत्म के बारे में भूल जाते हैं, हमारा काम क्या है, हमारी चीज क्या है। जब कोई हमारा नाम पुकारता है तो हमारी चेतना जागती। आत्म को आप समझते, जैसे तुम्हारा कोई नाम लेगा तो तुम्हें पता चले कि ये व्यक्ति हमें बुला रहा है। आत्म के बारे में कई बार हम जागरूक नहीं होते हैं और कई बार हम बिना जानते हुए बहुत सारा समय भैया इधर उधर अब हम लोग क्या करते हैं, जाया भी कर देते हैं। बहुत सारा समय हम लोग क्या करते हैं, इर्द गिर्द गंवा भी देते हैं। आत्म के प्रकार क्या हैं? निजी आत्म क्या है? मैं आत्म के लक्षण, अवस्था या व्यवहार के बारे में, मैं दयालु हूं, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, ये क्या है? निजी आत्मा है। खुद के बारे में, भैया मैं तो दयालु हूं, मैं तो ये चीज खाता हूं, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, ये पर्सनल आत्मा है, निजी आत्मा है, अपने बारे में जाना। एक होता भैया सामूहिक आत्म, समूह के बारे में जाना। मेरे दोस्त ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा आदमी हूं, मेरे परिवार में नरम दिल के लोग रहते हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं, हमारा परिवार ऐसा है। ये सामूहिक आत्म को जानना, यानी आप कई सारे लोगों के जान रहे हैं, उसको सामूहिक। सार्वजनिक आत्म क्या होता है? सार्वजनिक आत्म का मतलब होता है कि आत्म के बारे में आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है। लोग आमतौर पर अंतर्मुखी होते हैं, लोग दूसरों को डराते हैं, लोग दूसरों को परेशान करते हैं। सामूहिक आत्म को जानना है, यानी आप स्वयं को नहीं। आत्म 3 प्रकार का है। निजी आत्म यानी खुद को जानना, सामूहिक आत्म का मतलब यानी घर परिवार को, लोगों के, उनके स्वभाव, उनके नेचर को जानना। सार्वजनिक आत्म का मतलब होता है कि बेसिक ह्यूमन जो नेचर है, यानी बेसिक कह सकते हैं, यानी सामान्यता जो व्यक्ति का स्वभाव है उसको जानना ही क्या है? सार्वजनिक आत्म होता है। ठीक है। स्वतंत्र आत्म क्या है? व्यक्ति के विचार, भावना, उद्देश्य, व्यवहार का आधार बनता है, व्यक्ति के साथ वार्तालाप पे पता होता। परस्पर निर्भर आत्म क्या है? जो व्यक्ति भाई दूसरों पर निर्भर है, जो दूसरों से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? परस्पर आत्मनिर्भर आत्म बोलते हैं। ठीक है। तो आत्म को लेकर के आपसे आत्म संप्रत्यय का क्वेश्चन पेपर में भाई 100% आएगा और ये पूछा जा सकता। आत्म का मतलब होता कि भाई खुद को जानना, खुद को समझना। ठीक है। यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आत्म बोलते हैं। तो आत्म संप्रत्यय से रिलेटेड मैं क्या जरूर कह सकता हूं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर। और आत्म जो हमारा है ये हमारी संस्कृति को भी बताता है। भैया हम अपनी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा खान पान, पहनावा, ये हमारे आत्म से आता। भैया हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है, हमारा पहनावा ऐसा है, हमारा रीति रिवाज ऐसा, हमारे यहाँ शादी विवाह ऐसे होता, हमारा पूजा पद्धति ऐसे है। तो ये हमारी आत्म किससे जुड़ जाएगा? ये हमारे आत्म संस्कृति से रिलेट करता है। तो यानी यही हमारा जो आत्म होगा वो किससे जुड़ जाएगा? हमारे कल्चर से, हमारे संस्कृति से ये रिलेट करने लग जाता है। ठीक है। तो आत्म क्या है या आत्म संप्रत्यय, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर का दिखाया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन मैं जरूर कह सकता हूं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो मैं करवा रहा हूं इसको अच्छे से आपको पेपर में करके भी आना, छोड़ करके नहीं आना। ठीक है। ठीक है। जैसे हम कई प्रकार के आत्म के बारे में मैंने आपको बताया भी है। ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा? आत्मसम्मान के घटक। ठीक है। अगर मैं तीसरे चैप्टर की बात करूं तो तीसरे चैप्टर से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे गए प्रीवियस ईयर में। अगर आप लोग देखोगे, देखो क्वेश्चन आया है, आत्मसम्मान की विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए ना। तो अगर आप देखेंगे भाई आत्मसम्मान, ठीक है, ये आत्मसम्मान वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा आत्मसम्मान। देखो हमने सीखा कि आत्मसम्मान, आत्म के पास एक सोचने वाला मैं और अहम है। भैया हर आत्म में क्या होता है कि मन, मैं और अहम होता है। यानी जैसे मैं ये हूं, मैं वो हूं, अहम व्यक्ति में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विचार है कि व्यक्ति कौन है, कौन था, क्या बन जाएगा, व्यक्ति क्या है के मामले में आत्म संप्रत्यय व्यक्ति के शारीरिक वजन, शैक्षणिक प्रदर्शन, लिंग, भूमिका,
जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्म के भावना को बताता है। जैसे भाई मैं ये हूं, देखा होगा ना कि जैसे कोई अधिकारी है, कोई टीचर है, कोई भी व्यक्ति अगर होगा तो बोलता है भाई मेरे आत्मसम्मान को चोट लग गई, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। यानी आत्मसम्मान यानी कह सकते हैं उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मैं तो ये हूं, मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरी तो भाई आत्म क्या है, जैसे मैं महिला हूं, मैं मेरी शैक्षणिक योग्यता इतना ज्यादा है, मेरा वजन इतना है, मैं ये हूं। तो इस प्रकार से जब भविष्य में कह सकते कि व्यक्ति उसके बारे में अगर कोई कुछ भरा बुरा या भला बोलता है तब व्यक्ति को लगता भाई कि आत्मसम्मान को उसको क्या भाई चोट लग गई है ना। ऐसे देखा होगा ना आत्मसम्मान को कई बार देखा होगा ना, व्यक्ति के आत्मसम्मान को कई बार भाई चोट लग जाती ना। आत्मसम्मान हमारा आत्मसंप्रत्यय हमारे लक्षण मान्यताएं और विचार हैं, वही आत्मसम्मान यानी सेल्फ यानी अच्छे बुरे सार्थक और बेकार आदि के रूप में आत्मसंप्रत्यय यानी हमारा मूल्यांकन है। यह हमारे आत्मसंप्रत्यय के आकलन के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन करता कि भाई हमारा मूल्यांकन कितना है, हमारा प्रदर्शन कितना है। कुल मिलाकर के मैं संतुष्ट हूं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैं कई गुना अच्छा हूं, जैसे अन्य लोग करते हैं मैं अपने काम को कर सकता हूं, मुझे लगता है कि मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ खास नहीं है, मैं निश्चय ही कई बार अपने आप को निकम्मा महसूस करता हूं, मुझे लगता है कि मैं काबिल व्यक्ति हूं, कम से कम दूसरों के समान स्तर का हूं, काश मैं अपना अधिकार सम्मान कर पाता, कुल मिलाकर क्या महसूस करने में असफल हूं। यही तो व्यक्ति का क्या है भाई मैं है। यानी व्यक्ति को लग रहा कि मैं संतुष्ट हूं, मैं जो दूसरे कर सकते हैं मैं भी उसे कर सकता हूं, कम से कम उनके लेवल का तो कम कर सकते। यही व्यक्ति क्या क्या होता भाई मैं होता है। आत्मसम्मान के क्या लक्षण हैं? आत्मसम्मान का मूल समाज में निहित है। यानी आत्मसम्मान कहां से आता भाई? समाज से आता ना भाई। हर व्यक्ति समाज से कुछ ना कुछ सम्मान पाना चाहता ना भाई, कुछ ना कुछ आप उससे पाना चाहते, कोई रुपया पाना चाहता है, कोई पैसा पाना चाहता है, कोई सम्मान पाना चाहता है, यानी उसके बारे में समाज अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे भाई, यही आत्मसम्मान का लक्षण है ना। आप सोचते हैं कि भाई दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, यही तो आत्मसम्मान का पहला लक्षण है कि हर व्यक्ति सोचता कि हमारे बारे में लोग अच्छा सोचें, कोई बुरा ना बोले, ठीक है, हमारी कोई निंदा ना करे, हमारी कोई बुराई ना करे, ठीक है। ये चीजें देखा होगा कि हम लोग किसमें देखते भाई? आत्मसम्मान में होता है। आत्मसम्मान व्यक्ति केंद्रित है, यानी आत्मसम्मान में व्यक्ति स्वयं के बारे में ही सोचता कि भाई मेरे बारे में ऐसा हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा स्कूल है, मेरा परिवार है, मेरा मित्र है, मेरी मंडली है, मेरे पड़ोसी है, मेरा देश है, यानी व्यक्ति मैं में ही रह जाता है, ठीक है। वो अब खुद से बाहर नहीं निकल पाता। अगर आत्मसम्मान की बात करोगे, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे बारे में ऐसा कैसा कह दिया। आत्मसंप्रत्यय में अपनापन ही लगता भाई ये तो मेरा है, ये तो मेरे हैं, ठीक है। मेरी मम्मी के बारे में कैसे बोल दिया, मेरे पापा के बारे में कैसे बोल दिया। देखो होगा ना कई बार व्यक्ति कहता है ना कि ये तो मेरे चीज है, आपको क्या, आपने इसको कैसे टच कर दिया, क्या है। यही तो आत्मसम्मान है, यही है भाई, आपने मेरी बुराई कैसे कर दी, ठीक है। यानी आत्मसम्मान में अपनापन है। हर व्यक्ति को जो उसकी चीजें हैं उसके बारे में भैया कोई कुछ बुरा ना बोले। आत्मसम्मान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है भाई, आप कितने आकर्षक हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने ऊर्जावान हैं, ये सभी का आकलन क्या करता है? आत्मसम्मान करता है। आप जितने आकर्षक होंगे, बुद्धिमान होंगे, लोकप्रिय होंगे, दयालु होंगे, लोग उतना ही आपका मान सम्मान करेंगे, ठीक है। यानी आत्मसम्मान क्या करता? हमारा मूल्यांकन भी करता है, ठीक है। ये भी आत्मसम्मान में होता है। आत्मसम्मान का महत्व क्या है? आत्मसम्मान हमारे कमतर शैक्षिक प्रदर्शन को कई बार बता देगा। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान बिल्कुल नीचे चला जाएगा। अपराध की प्रवृत्ति को भी कई बार आत्मसम्मान बताता है। व्यक्ति अगर आत्मसम्मानित व्यक्ति अपराधी हो जाएगा, जोखिम भरा यौन व्यवहार करेगा भैया अगर किसी का आत्मसम्मान नहीं है। जैसे मान लो किसी को छेड़ दिया, किसी को आंख मार दी, लाइन मारी, इस प्रकार। नशीली और शराब का सेवन व्यक्ति अत्यधिक करता है जब भैया व्यक्ति का आत्मसम्मान गिरता है,
होता है ना, दारू वारू नशा करने लगा। भोजन विकार यानी गलत सलत खाना खाता व्यक्ति, उससे भी आत्मसम्मान एक प्रकार से होता है। अवसाद यानी डिप्रेशन और आत्महत्या करना भी आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। जब व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी भैया, वो आदमी को लगेगा मैं सुसाइड कर लूं, डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाएगा, नशीली और शराब और आपका सेवन करने लग जाएगा और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। भाई आत्मसम्मान व्यक्ति कई बार अपराधी भी हो जाता है। और भाई अगर किसी का कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कम पढ़ा लिखा है, तो उसका भी आत्मसम्मान क्या भैया कई बार वो डाउन हो जाता है। ये आत्मसम्मान का महत्व तो है। अगर आपका आत्मसम्मान रहेगा, अच्छा रहेगा, तो भाई आप अच्छा शैक्षिक प्रदर्शन रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंस रहेगा, आप अपराधी नहीं रहेंगे, तो ये सारी चीजें आप में नहीं रहेंगी। अगर आपका आत्मसम्मान नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भैया आपको करेंगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको सुसाइड के ख्याल आएंगे। जब भी आपको आत्मसम्मान को भाई क्या चोट पहुंचेगी ना, भाई आत्मसम्मान को ठोस पहुंचेगा, तो आदमी को लगेगा मैं ये कर लूं, मैं फलाना कर जाऊं, ये कर लूं। तो इस प्रकार से भाई आत्मसम्मान के व्यक्ति को चोट लगती ना, जब उसकी बेइज्जती होती, जब उसकी इंसल्ट होती है, तो इस प्रकार से वो चीजों को करता है। तो यानी उसके आत्मसम्मान को जब चोट लगती है, जो आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व एवं चिंतन। इसमें अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व सिद्धांत। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया, जैसे व्यक्तित्व का सिद्धांत बताओ, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले भाई क्या कारक हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व को लेकर के कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, ठीक है। तो व्यक्तित्व को लेकर के जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, व्यक्तित्व सिद्धांत एग्जाम में इन्होंने पूछ रखा है। तो व्यक्तित्व जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम इसी व्यक्तित्व की बात करते हैं, और व्यक्तित्व वाले टॉपिक को ही मैं आप सबको बताता हूं, जो मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हमारी रोजमर्रा के जीवन में खूब होता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति का व्यवहार, यानी किसी भैया व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उसका रंग क्या है, उसका उठने बैठने का तौर तरीका क्या है, यही व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो मंचों पर नाटक की भूमिका निभाते हैं, जो कलाकार मुखौटा पहन का वर्णन करते हैं। व्यक्तित्व कुछ परिभाषाएं हैं। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर वो मनोवैज्ञानिक संरचना है जो उसकी विशेषता व्यवहार को निर्धारित करती है। भैया व्यक्तित्व क्या है? जो आपकी विशेषता बताता हो, जो आपका व्यवहार बताता हो, जो आपके विचारों को बताता, वही आपका व्यक्तित्व है। एक ऐसी विशेषता या ऐसी विशेषताओं का मिश्रण जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है। भैया ऐसी कोई खासियत जो तुम में है, वही तुम्हारा व्यक्तित्व है। यानी ऐसी चीज जो तुमको खास बना दे रही है, या ऐसी चीज जो तुम्हारे गुणों को बता रही है, तुम्हारे विचारों को बता रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? व्यक्तित्व। इसी को बोलते हैं भाई पर्सनैलिटी ना। व्यक्तित्व इस तरह से दूसरों, व्यक्तित्व इस तरह दूसरों के प्रति हमारे विचार, भावनाओं, कार्य से मिलकर के बनता है। कभी कभी हमारा व्यक्तित्व स्थिर और परिस्थितियों से अलग हो सकता है, क्योंकि ऐसा संभव कि हम जिस घर में रहते हैं, हम स्वयं उसी तरह के अपने मित्र और पेशे पसंद नहीं भी कई बार करते हैं। भाई व्यक्ति का कभी कभी व्यक्तित्व थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे किसी का भाई व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी क्या है, थोड़ा शांत स्वभाव का है, भाई कभी कभी गुस्सैल भी हो जाएगा। भाई अगर किसी का व्यक्तित्व थोड़ा दयालु, कभी कभी निर्दयी भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, हमारे आसपास लोग कौन रहते हैं, हमारा घर परिवार क्या है, हम लोग किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वैसा हमारा व्यक्तित्व यानी वैसी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भाई मेरे बनती हुई चली जाएगी, ठीक है। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं उसी प्रकार से वैसा ही आपका क्या है, व्यक्तित्व पूरी तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। ये कह सकते हैं व्यक्तित्व की दो विशेषता। व्यक्तित्व भैया संगति से बनता है। व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार समूह को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जो लोग बात करने में शर्माते हैं, वह किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते समय प्रत्येक
स्थिति में चुप रहते हैं। देखो भाई संगति को भी बताता है व्यक्तित्व, आप किसके साथ रहते हो वैसे आपकी क्या भाई, देखो ना जो लोग भैया बात करने में शर्माते हैं वो कई बार अगर कोई नया आदमी मिलेगा तो उससे शर्माते हैं। स्थिरता को व्यक्तित्व बताता है। व्यक्तित्व हमारे पूरे जीवन काल को बताता है, यानी कोई 15 साल 30 साल 65 साल की आयु में जो व्यक्तित्व है वो इंसान का भैया पर्सनैलिटी जो है बदलती रहती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपका व्यक्तित्व बदल सकता है या उसमें बदलाव आ सकते हैं। जैसे शारीरिक कारण के कारण भी आपका व्यक्तित्व बनेगा। भैया आपके शारीरिक का आपका वेट कितना है, आपका वजन कितना, आप कितना स्वस्थ हैं, आपका शरीर का रंग कैसा, आप कितने आकर्षक हैं, इससे आपका व्यक्तित्व बन सकता है। आपका सामाजिक संवाद यानी आपका परिवार कैसा है, आपका घर कैसा है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका धर्म क्या है आपके लोगों के साथ उठना बैठना कैसे है, या भी आपके व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक क्या कर सकता है भाई मेरे, डिसाइड कर सकता है ना। ये भी चीजें हमारी क्या करेंगी, हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। ये भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। आनुवंशिकता, इसका तात्पर्य है कि आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उन लोग, आपके माता पिता के लक्षण क्या है, आपके माता पिता का स्वभाव क्या, नेचर क्या है। कई बार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात भी हो जाता है भाई, विरासत में उसका मिल जाता है, उसका नेचर या जो स्वभाव विरासत में। आपकी बुद्धि भी आपके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती भाई। यह शोध बताते हैं कि बुद्धि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित कर सकती है। उच्च बुद्धि वाले लोगों द्वारा घर स्कूल कामकाज में बेहतर प्रदर्शन होता है। उच्च बुद्धि वाले लोग समस्या का समाधान जल्दी कर लेते हैं और कम बुद्धि वाले लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यानी आपकी बुद्धि कैसा है उससे भी आपका व्यक्तित्व बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ सकता है। अगला भाई व्यक्तित्व को प्रभावित करने का अगला कारण है लिंग, यानी आप महिलाएं पुरुष हैं, इस कारण से भी आपका व्यक्तित्व हो सकता है। भाई लड़का होगा तो उसका व्यक्तित्व आक्रामक होगा, रौबदार होगा, घमंडी होगा अगर पुरुष है। अगर भाई महिला है तो दयालु होगी, ठीक है, कोमल होगी, लोगों की कह सकते भाई एक प्रकार से हेल्प करती होगी, मददगार होगी, घर में लोगों की एक सेवा भावना होगा। अगर महिला, लिंग के आधार पर भी आपका व्यक्तित्व काफी हद तक कह सकते हैं भाई डिसाइड हो सकता है। आप महिला हैं या पुरुष हैं, यह भी चीजें क्या करती हैं, हमारे व्यक्तित्व को यानी हमारी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से अगर आप देखें भाई डिसाइड करने में इनकी भी क्या है, एक बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। अब व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या, व्यक्तित्व का पहला जो सिद्धांत है सिगमंड फ्रॉइड का है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तित्व का पहला औपचारिक सिद्धांत दिया उन्होंने व्यक्तित्व को हमारे अस्तित्व के जटिल हिस्से के रूप में बताया। व्यक्तित्व सांस्कृतिक और सामाजिक पक्षों में गुथा हुआ है, यानी व्यक्तित्व आपका सामाजिक, आपका समाज कैसा है और आपका व्यक्तित्व क्या है, ये कह सकते हैं आपको काफी हद तक आपका पर्सनैलिटी डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी ये हमारा क्या करता है भैया, व्यक्तित्व को यानी आपका अहम क्या है, आपका ईगो यानी आपका ईगो, सुपर ईगो, ये हमारे व्यक्तित्व को क्या डिसाइड करता है, ठीक है। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत क्या बताता है, स्वयं का सबसे बेहतर रूप बनाने के लिए लोगों के अनुभव और स्वतंत्र इच्छा। भाई व्यक्तित्व में अभी तो लोग कई बार स्वतंत्र रहना चाहते हैं ना, अपने विचार स्वतंत्र रखते हैं, ये भी हमारे क्या है व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रभावित करता है। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आपके व्यक्तित्व को काफी हद तक व्यक्ति की विशेषता, भाई किसी व्यक्ति की अभी क्या विशेषता है, कुछ कुछ व्यक्ति होंगे भैया बहुत दूसरे से बहुत बात करते हैं, कुछ कुछ लोग भैया दूसरों से बातें कम करते हैं, कुछ लोग होते आशावादी, तो भाई बहुत आशा उनको उम्मीद रहती है, हर आदमी से उनकी बड़ी उम्मीद है। कुछ कुछ व्यक्ति होते भैया निराशावादी होते हैं। ये भी क्या है व्यक्तित्व का सिद्धांत है, क्योंकि हर व्यक्ति का भाई मेरे जो व्यक्तित्व है वो अलग है। किसी का अंतर्मुखी है, वो बहुत कम लोगों से बात करेगा, उसके कम दोस्त होंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। एक तो भाई बहिर्मुखी व्यक्तित्व, वो भैया हर व्यक्ति से बात करेगा, सबको अपना दोस्त बना लेगा, सबसे दोस्ती कर लेगा, सबसे रिश्तेदारी कर लेगा। कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व भैया होता आशावादी, वो हमेशा दूसरों से उम्मीद ही रखता था, उसको उम्मीदवादी बहुत है व्यक्तित्व। एक होता निराशावादी व्यक्तित्व, भैया इनको हमेशा निराशा रहेगी, इनको किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, हमेशा ये निराशा इनको रहती। इस प्रकार से भी हमारा क्या होता है व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व क्या है, जैसे स्वार्थी व्यक्तित्व हो सकता है, चिड़चिड़ा व्यक्तित्व हो सकता है, संकोची व्यक्तित्व हो सकता है, गंभीर हो सकता है, विद्रोही हो सकता है, शर्मीला हो सकता है, कठोर हो सकता है, खुला
मित्रता वाला भी हो सकता है। यानी ये व्यक्तित्व इस प्रकार से होते हैं भाई, व्यक्तित्व में कुछ लक्षण हैं, इनको मैं बता रहा हूं। स्वार्थी व्यक्तित्व, भाई किसी का मूडी व्यक्तित्व है, किसी का घमंडी व्यक्तित्व है, किसी का विद्रोही व्यक्तित्व है, किसी का शर्मीला व्यक्तित्व है, किसी का विश्वासी व्यक्तित्व है, किसी का चिंता वाला व्यक्तित्व है, किसी का आत्मविश्वासी व्यक्तित्व है। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व, भाई किसी का शांत व्यक्तित्व है, किसी का उदंड व्यक्तित्व है, बहुत दुष्टता करेगा। हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो हमें अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। भैया भारतीय व्यक्तित्व क्या, भारतीय व्यक्तित्व आपको ज्यादातर शांत मिलेंगे, शांत स्वभाव का व्यक्तित्व ज्यादातर भारतीयों का होता है। किसी किसी का जो व्यक्तित्व है वो जरूर थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादातर जो भारत के लोग हैं तो उनका शांत व्यक्तित्व है, लड़ाई झगड़ा ना करने वाला व्यक्तित्व है, यानी वो किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा और पंगे में पड़ने वाला व्यक्तित्व नहीं है, यानी एक प्रकार से अहिंसक व्यक्तित्व है। भारत के लोग लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना चाहते। इसी प्रकार का व्यक्तित्व भारतीय लोगों के व्यक्तित्व को हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड मैं कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हैं। ठीक है।